वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे, जहां पे सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क होता है। तो आज हम लोग लेके आए हैं चैप्टर नंबर 2, नेशनलिज्म इन इंडिया। राष्ट्रवाद क्या होता है ये हमें पता है। हमारे देश के लिए हमारी लॉयल्टी और हमारा डिवोशन जो है वही कहलाता है कहीं ना कहीं नेशनलिज्म। तो हम लोग आज यहां पे 2024 में जो बोर्ड होने वाला है उसके लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं दोस्तों, और विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन यहां पे हम लोग पूरी की पूरी प्रिपरेशन करेंगे। बट सर ये एनसीईआरटी क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? एनसीईआरटी क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो भी करिकुलम डिसाइड करते हैं वो पूरे चैप्टर का एनालिसिस करने के बाद ही यहां पे क्वेश्चन देते हैं। तो देखा जाए तो इस चैप्टर की बैकबोन जो है ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। बट हम लोगों को प्रिपरेशन कैसे करना है दोस्तों? तो प्रिपरेशन कुछ इस तरीके से करनी है कि ये जो क्वेश्चन है और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स है वो सारे आपको रेडी करने हैं एग्जामिनेशन के लिए। इस तरीके से जो तैयारी होगी वो होगी यहां पे 360 डिग्री की। और रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? सिर्फ यहां रीड करने से काम नहीं चलेगा, आपको यहां पे जो भी डेटा है वो रिटन फॉर्म में, परमानेंट फॉर्म में यहां पे रखना पड़ेगा। सब कॉन्शियस तक के काम नहीं चलेगा, कॉन्शियस माइंड तक के यहां दोस्तों जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो भाई इतनी सी बातें अगर मेरी याद रख लोगे तो इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो है आपसे बनने लगेंगे। और एग्जाम में जो सीबीक्यू आने वाला है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जिसका भी वेटेज ही 50% दिया गया है, उसमें आप यहां पे दिमाग लगा पाएंगे। तो चलिए करते हैं सफरनामा की शुरुआत एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है यहां पे, व्हाई ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला? व्हाई ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। अब ये बोल रहा है कि नेशनलिज्म की जो ग्रोथ है, सबसे पहले नेशनलिज्म की ग्रोथ को हम लोग समझे। कब आया होगा नेशनलिज्म? मतलब कब आया होगा लोगों के दिमाग में कि हम पे अब क्रुएल्टीज बढ़ गई है? कब ऐसा लगा होगा कि हमारे जो इंडिया है, हमारे देश में दूसरे लोग आ चुके, कब्जा कर चुके? तो देखिए यहां पे कुछ चीजों से हम लोगों को समझ में आता है। अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में हम लोग जाते हैं तो यहां पे बात करते हैं हम लोग यहां पे 1765, दूसरा मैं बात करता हूं 1764 की, और तीसरा मैं बात करता हूं यहां पे 1757, और मैं बात करता हूं चौथा यहां पे 1756। ये इवेंट शायद आप लोगों को याद है, मैं ऐसा मानता हूं। 1765 में जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास चले गए दीवानी राइट्स। 64 में बैटल ऑफ बक्सर होता है, 1757 में होता है बैटल ऑफ प्लासी, और 1756 में होता है ब्लैक होल केस। आप ध्यान से समझिएगा, ये मैं हिस्ट्री क्यों बता रहा हूं आपको, क्यों? क्योंकि 1765 के पहले हमारे यहां पे जो बंगाल वाला एरिया था वहां पे सिराजुद्दौला का राज था। बट ब्रिटिशर्स ने यहां पे मिलके, किसके साथ मिलके भाई? तो यहां पे मीर जाफर के साथ मिलके सबसे पहले तो इसको हटाया, किसको? सिराजुद्दौला को। फिर किसको हटा दिया भाई? यहां पे 1764 में यहां पे मीर कासिम को हटा दिया। अब यहां पे किसी का रोल नहीं बचा, कोई मोनोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं बची यहां पे। तो यहां 1765 में इनके पास क्या आ जाती है भैया? दीवानी राइट हो जाती है। और दीवानी राइट से क्या करने लगते हैं? रेवेन्यू जनरेशन करने लगते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अब यहां ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म तो होगी, क्योंकि लोगों को लगेगा कि हम पे अब एट्रोसिटीज जो है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है यहां पे। इन द कॉलोनीज। अब ये कॉलोनीज का मतलब क्या होता है सर? कॉलोनीज का मतलब सीधा सीधा होता है एक कंट्री वो जो हम पे राज करेगी और एक कंट्री जो कि गुलाम बन जाएगी। तो यहां पे कॉलोनियल सिस्टम में जो रूलर है वो होगा यहां पे ब्रिटिशर, और यहां पे जो कॉलोनी हो गई वो कौन हो गई भाई? इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इज लिंक्ड टू एन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। अब ये जो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म है कहीं ना कहीं कॉलोनीज का लिंक्ड करता है किससे? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से। मतलब हम लोग जो है कि कॉलोनी ना बनने देना चाहते थे या कॉलोनियल रूल ना हो जाए यहां पे, इससे हम लोग कहीं ना कहीं डरते थे। तो क्वेश्चन ये हमें समझ में आ गया सर। अब हम लोग आते हैं इसके आंसर पे कि हम लोग को यहां पे बोर्ड एग्जामिनेशन में आंसर क्या लिखना है। आंसर को समझते हैं। कॉलोनाइजेशन अफेक्टेड पीपल्स फ्रीडम। चलिए सबसे पहले क्या अफेक्ट करता है लोगों का? तो फ्रीडम। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं सबसे पहला जो अफेक्ट होता है वो होता है यहां पे फ्रीडम। अब फ्रीडम किस किस चीज का सर? तो फ्रीडम जो है, पहला फ्रीडम हम लोगों को मूवमेंट का, फ्रीडम हम लोगों के राइट्स जो है वो ले लिए जाते हैं, ठीक है। फ्रीडम इक्वालिटी का,
ये सब हम लोगों से ये छीन लेते हैं ना दोस्तों। चलिए यहां तक कहानी समझ में आ गई। दूसरा, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट सर्ज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द इंपीरियल डोमिनेशन। ठीक है, अब धीरे धीरे करके यहां पे सेंटिमेंट्स मतलब हम लोग इमोशनली बहुत अटैच थे अपनी कंट्री से, और हम लोग किसके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं यहां पे, दूसरा इंपीरियल सिस्टम के अगेंस्ट में बात करते हैं। तो सर ये इंपीरियल सिस्टम क्या होता है, जहां पे माइनॉरिटी को सप्रेस किया जाए उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे इंपीरियल सिस्टम। मतलब यहां माइनॉरिटी किसको मान लोगे दोस्तों, तो माइनॉरिटी मान लोगे यहां पे इंडिया को। ठीक है, तो इंडियंस क्या है, माइनॉरिटी वाले सेक्शन में आ गए यहां पे। ओके, द सेंस ऑफ ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन बिकेम अ कॉमन बॉन्ड फॉर पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। हर जगह पे इनको ऑपरेस किया जा रहा था, उनको लेट डाउन किया जा रहा था। दूसरा, हर तरीके से उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। सर एक्सप्लॉइटेशन का मेन कारण क्या था, तो मेन कारण ये था कि सर वो हम पे अलग अलग तरीके के टैक्स चार्ज करते थे। ठीक है ना भाई, ताकि उनका रेवेन्यू जनरेशन हो सके और यहां से पूरा पैसा जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज में ले जा सके। हर जगह पे ये चीजें कंटिन्यूअसली होने लग गई। तो यहां पे थर्ड प्रॉब्लम क्या आई दोस्तों, तो ऑपरेस और एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, फोर्थ प्रॉब्लम पे हम लोग आते हैं, एंड दिस रिजल्टेड इन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट आइडियाज। ठीक है, इसीलिए नेशनलिस्ट आइडियाज जो है यहां पे निकल के आते हैं, और हम लोग ये सोचते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए ये कॉलोनियल सिस्टम को यहां से क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। 10 ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉलोनीज इज लिंक्ड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। इसीलिए कहा गया कि ग्रोथ जो है नेशनलिज्म की ये किन कॉलोनीज में होने लग गई जिसपे ब्रिटिशर्स ने कब्जा करके रखा था, और सारे लोगों की थिंकिंग क्या हो गई, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। तो इस तरीके से हमें समझ में आता है कि भैया इसमें आंसर क्या लिखना था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाउ वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब सबसे पहले तो दिमाग में ये लेके आओ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था। ठीक है भाई, चलिए ध्यान से समझते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सर हुआ था 1914 से लेके 1918 तक है। ठीक है सर, अब यहां पे कौन कौन सी कंट्री थी सर, तो हम लोग यहां पे कंट्री के नाम याद करते हैं। ठीक है, यहां पे जी का मतलब है जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर। ठीक है, और तीसरा हो गया यहां पे टर्की। टर्की में उस समय राज चल रहा था ऑटोमन एम्पायर। ठीक है भाई, चलिए तो ये हो गए एक साइड। दूसरे साइड कौन हो गए भैया, यू से हो गया यहां पे यूएसए, दूसरे यू से हो गया यहां पे यूएसएसआर, तीसरा यहां पे हो गया यूके, और चौथा हो गया दोस्तों यहां पे फ्रांस। ठीक है, अब मुद्दा क्या था सर, तो मुद्दा ये यहां पे था बाल्कन्स, जहां पे लोग जो रहते थे उनको कहा जाता था स्लेव्स। क्या कहा जाता था, स्लेव्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। ये फायदा हुआ हमें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटिशर्स थे वो एंगेज हो गए बहुत ज्यादा किसमें भाई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हुआ भाई, सबसे ज्यादा फायदा हुआ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, बट अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज ये था कि हमें फोर्स्ड रिक्रूट किया गया। कहां पे भैया, तो ब्रिटिशर्स की आर्मी में। तो यहां पे कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कहानी हम लोगों ने समझी। अगर क्वेश्चन ये डायरेक्टली नहीं आता है, घुमा के आता है, तो ये डेटा हमारे पास होना चाहिए। यहां पे हम लोगों ने कहा कि घाट पर जाके उफ करना, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कंट्रीज के नाम थे। चलिए, जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर, टर्की जो कि यहां पे क्या कर रहा था, ऑटोमन एम्पायर राज कर रहा था, यूएसए, यूएसएसआर, यूके और फ्रांस। चलिए, तो यहां तक के कहानी समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के कारण इंडिया का क्या फायदा हुआ था। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया इन द फॉलोइंग वेज। नंबर 1, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द ब्रिटिश आर्मी फोर्सिबली रिक्रूटेड पीपल फ्रॉम द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। सबसे पहला तो यह हो गया हमारे लिए डिसएडवांटेज कि हमारे लोगों को जबरदस्ती रिक्रूट किया जा रहा था। कहां पे, तो सर ब्रिटिशर्स की आर्मी में। किसमें भैया, ब्रिटिशर्स की आर्मी में। ओके, चलिए तो ये हमारे लिए क्या हो गया भाई, नेगेटिव पॉइंट हो गया। बोलो हाँ या ना, तो ये हो गया दोस्तों हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्या हुआ भाई, यहां पे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बोलता है टू फाइनेंस द डिफेंस एक्सपेंडिचर। टू फाइनेंस द डिफेंस एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि यहां पे जो भी वॉर हो रहा था
उसके लिए पैसा अब हमसे लिया जाएगा, ठीक है। कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स वर इम्पोज, तो वॉर एक्सपेंडिचर जो है वो इंडियन से लिया जाएगा। दूसरा क्या करा जाएगा सर, कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जाएंगी। कस्टम ड्यूटी जो है अपने आप में इनडायरेक्ट टैक्स हो गया सर यहाँ पे। तीसरा इनकम टैक्स कि हम लोग बात करें यहाँ पे, इनकम टैक्स का मतलब हो गया यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स भी बढ़ाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्स भी बढ़ाएंगे, और ये जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है इसका खर्चा भी किससे लेंगे, इंडियन से लेंगे। तो ये भी क्या हो गया, नेगेटिव पॉइंट हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। ड्यूरिंग 1918 एंड 1919, 1920 एंड 21 क्रॉस फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया विच रिजल्टेड इन एक्यूट फूड शॉर्टेज। अब हम लोगों को ये पता है कि इंडिया में जो पूरी खेती है, पूरा कल्टीवेशन है, पूरा एग्रीकल्चर है, वो हमारे साउथ वेस्ट मानसून पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है सर, साउथ वेस्ट मानसून पे। अगर मानसून आ गया तो हमारी खेती अच्छी हो जाएगी, अगर मानसून नहीं आया तो खेती अच्छी नहीं होगी। तो 1918, 1919 और 2021 में क्या हो गया, क्रॉप फेल्ड हो गया। कहने का मतलब यह है कि सर उस समय मानसून अच्छा नहीं आया होगा। अब इसके कारण, मानसून फेल होने के कारण क्या हो जाएगा सर, चीजें महंगी हो जाएंगी, जिसको हम लोग कहेंगे यहां पे इन्फ्लेशन। क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन। और हमें वॉर एक्सपेंडिचर देना ही पड़ रहा है, कस्टम ड्यूटी बढ़ी हुई है, इनकम टैक्स भी बढ़ा हुआ है, और हम लोगों को क्या करा है, फोर्सली क्या करा जा रहा है, ब्रिटिश आर्मी में रिक्रूट भी किया जा रहा है। ओके, ऑल दिस कॉज्ड एक्सटेंसिव एंगर एंड अपोजिशन अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। इसके कारण सारे लोग क्या थे, गुस्से में थे। किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। And the national movement of India headed towards a stronger and a more definitive form, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है और तेजी से यहाँ पे बढ़ता है। हम लोगों ने यहाँ पे बात भी कर ली कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कितनी कंट्रीज थी, घाट और उफ नाम से हम लोगों ने इसको याद किया। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स में पूरा का पूरा आंसर डिफाइन किया गया। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, दूसरा हो गया टाइप्स ऑफ टैक्सेस, और तीसरा ये हो गया कि यहाँ पे हैवी जो है रेट्स जो है इंक्रीज होने लग गए थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1819 में और 2021 में क्या हो जाता है, क्रॉप्स जो है वो फेलियर हो जाते हैं। यहां तक के क्लियर हो गया। और यही सारे कारण थे जिसके कारण यहां पे इंडियंस जो है मूवमेंट में ज्यादा तेजी से पार्टिसिपेट करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, व्हाई इंडियंस वर आउटरैक्ड बाय द रॉलेट एक्ट। सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि रॉलेट एक्ट के कारण लोग गुस्से में क्यों आए और रॉलेट एक्ट होता क्या है। चलिए ध्यान से समझिएगा। रॉलेट एक्ट आता है 1919 में, ठीक है भाई। अब रॉलेट एक्ट क्या था सर, तो रॉलेट एक्ट में जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर होंगे इनको 2 सालों के लिए अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। ना इनको कोई वकील दिया जाएगा, ना इनके लिए कोई अपील होगी, ना इनके लिए कोई दलील होगी। ठीक बात है दोस्तों। चलिए, ना वकील, ना अपील, ना दलील, इसी को कहते हैं हम लोग यहां पे रॉलेट एक्ट, ठीक है। अब हुआ क्या, पंजाब के 2 यहां पे लीडर्स थे जिनका नाम था डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों को अरेस्ट किया गया और इनकी प्रोटेस्ट में क्या हुआ भाई कि गांधी जी ने भी हड़ताल करी, और हड़ताल शुरू होती है 6 अप्रैल 1919 को। 10 अप्रैल 1919 को लोग वायलेंस में कन्वर्ट कर देते हैं इसको। जितनी भी ब्रिटिशर्स की एसेट्स होती है इन सबको ब्रेक डाउन शुरू कर देते हैं करना, ठीक है। मतलब इसमें रेलवेज को ब्रेक डाउन कर देते हैं, पोस्ट ऑफिस को तोड़ना शुरू कर देते हैं। अब यहां पे अपॉइंट किया जाता है जनरल डायर को, ठीक है। अब जनरल डायर को यहां पे क्या करा जाता है, अपॉइंट किया जाता है, और जनरल डायर लगा देता है यहां पे मार्शल लॉ, ठीक बात है। अब मार्शल लॉ में यह बोला गया कि इकट्ठा नहीं होना है, बट ये लोग क्या करते हैं, 13 अप्रैल 1919 को ये गैदर हो जाते हैं जलियांवाला बाग में, ठीक है। कुछ लोग तो आए थे यहां पे बैसाखी सेलिब्रेशन के लिए, और आधे लोग आए थे यहां पे प्रोटेस्ट करने। तो जनरल डायर ने एंट्री पॉइंट पे ही लगा दिए अपने लोग और यहां पे फायरिंग करना शुरू कर दी, ठीक है। अब इस फायरिंग में
गांधी जी ने कहा ये तो बहुत गलत बात है भाई, निहत्थे लोगों को मारना तो बहुत ही गलत बात है, और गांधी जी ने यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है वो कंटिन्यूअसली करना शुरू कर दिया, जिसको हम लोग कहते थे यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत अच्छे से चल रहा था, बट पंजाब की एक जगह है जिसका नाम है गुर्जनवाला। गुर्जनवाला में क्या हो जाता है दोस्तों, बॉम्ब अटैक हो जाता है। ठीक है, अब गांधी जी ने कहा मैंने तो पीसफुल प्रोटेस्ट की बात करी थी, बट ये तो वायलेंस में कन्वर्ट हो जा रहा है, अब क्या करें? तो भाई गांधी जी ने क्या करा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को यहीं पे बंद कर दिया। ठीक है भाई, चलिए, तो ये 1919 में रॉलेट एक्ट क्या था, ये हम लोगों ने समझा, क्या क्या यहाँ पे इमीडिएट चीजें होती है, और फाइनली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों बंद होता है, ये हम लोग को यहाँ पे समझ में आ गया। चलिए, अब हम लोग रॉलेट एक्ट को समझने की कोशिश करें भैया, एग्जाम में क्या लिख के आना है हम लोगों को। चले, इंडिया जो एक कंट्री है वो बहुत इमोशनली अटैच्ड कंट्री है, एक दूसरे से हम लोग बहुत ही इमोशनली कनेक्टेड है, सेक्युलर कंट्री है, इसीलिए हम लोग सारे धर्मों की इज्जत करते हैं। तो जब यहां पे किसी के भी साथ गलत होगा तो जाहिर सी बात है हमें भी गुस्सा आएगा, और हमें गुस्सा आएगा तो जाहिर सी बात है ये हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेस्ट के फॉर्म में कहीं ना कहीं शो तो करेंगे। इंडियंस वर आउटरैक्ड बाय द रॉलेट एक्ट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। नंबर 1, द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड हरीडली थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट अपोजिशन फ्रॉम द इंडियन मेंबर। हम लोगों ने मना किया था, उसके बाद भी इन लोगों ने जबरदस्ती इस रॉलेट एक्ट को क्या करा, पास करा। किसने पास करा सर? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसको करा। इट गेव द गवर्नमेंट ऑटोक्रेटिक पावर्स। अब गवर्नमेंट को क्या मिल गई यहां, ऑटोक्रेटिक पावर। किस चीज की? टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट अ ट्रायल फॉर द 2 years। जो भी यहां पे पॉलिटिकल प्रिजनर पाया जाएगा उसके लिए 2 साल के लिए बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। यहां पे सेकंड पॉइंट नंबर 3, इट वाज क्लियरली इनजस्टिस एंड ऑप्रेसिव फॉर द इंडियंस। ये क्लियरली इनजस्टिस है इंडियंस के लिए, और हमें तो बात रखने का मौका ही नहीं मिला, कोई सही है कोई गलत है कैसे पता चलेगा, जब उसकी ट्रायल्स होगी। मगर यहां तो 2 सालों तक के आपने ट्रायल्स का ही मना कर दिया, ट्रायल्स होगी ही नहीं यहां पे। तो यहां पे ये समझ में आया कि जो रॉलेट एक्ट था उसके कारण लोगों में जो आक्रोश था, जो गुस्सा था, वो कहीं ना कहीं जलियांवाला बाग मसाकरे के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, और यहां पे एक्टिव रोल जो है वो महात्मा गांधी जी का भी समझ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, व्हाई गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी के मूवमेंट्स की हम लोग बात करते हैं, बट गांधी जी आए कहां से, कब से इन्हें अलग अलग टाइप से प्रोटेस्ट करना शुरू करा, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं, गांधी जी 1910 में साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी स्ट्रगल करके आए थे। मैं यहां पे इसको रिवॉल्ट भी बोलता हूं, ठीक है ना। चलिए, वहां पे भी माइग्रेशन से रिलेटेड इश्यूज में वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे। साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी एपार्थाइड रिजाइम के अगेंस्ट में वो बात उठा चुके थे, पहली बात, ठीक है। चलिए, गांधी जी इंडिया में आते हैं जनवरी 1915 से, ठीक है। 1915 के बाद 1916, 1917, 1918 चंपारण रिवॉल्ट, जिसको हम लोग कह रहे हैं कहां हुआ सर, तो ये बिहार में हुआ, ठीक है। किसके लिए हुआ सर, तो ये इंडिगो के लिए हुआ, ठीक है। तो गांधी जी का ये कंट्रीब्यूशन समझ में आ जाता है, ठीक है। इंडिगो रिवॉल्ट को यहां पे हम लोग 3 काठिया सिस्टम भी बोलते हैं भाई, ये याद रखिएगा मेरी बात को, ठीक है। चलिए, नंबर 2 खेड़ा, गुजरात। ये किसी के लिए क्या रह गया सर, तो ये हाई रेवेन्यू जो पीजेंट्स पे चार्ज किए जा रहे थे इसके लिए किया गया, ठीक है। इसके बाद अहमदाबाद, मिल वर्कर के लिए इन्हें प्रोटेस्ट किया, ठीक है। अब देखा जाए तो ये तीनों में, ध्यान से समझिएगा भाई, ये तीनों में ये क्या रहते हैं भाई, सक्सेस रहते हैं, सक्सेसफुल ये इनकी पूरी कहानी रही यहां पे, ठीक है। चलिए, इसके बाद बात करें हम लोग यहां पे 1919 में
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी लगभग सक्सेस था अगर यहां पे क्या नहीं होता, गुर्जरवाला में बॉम्ब अटैक नहीं होता। ठीक है ना। चलिए 1919 के बाद गांधी जी की कहानी और हम लोग आगे ले जाते हैं थोड़ा सा। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमें यह समझ में आ गया कि सर गांधी जी ने तो क्या कर दिया, इसको विड्रॉ कर दिया। 1920 में यहां पे खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है विद द हेल्प ऑफ अली ब्रदर्स। तो इतनी सारी कहानी जो है गांधी जी के बारे में हमें आज यहां पे पता चल चुकी है सर। तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा गांधी जी से रिलेटेड, वो हमसे बनेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में काम आने वाला है आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ। तो गांधी जी ने विड्रॉ क्यों करा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ, ये हमें बताना है भाई। चलिए पूजनीय बापूजी गांधी जी decided to withdraw the non-cooperation movement due to various incident of violence perpetrated। गांधी जी ने कहा था कि मैं सत्याग्रह की बात करता हूं, मैं नॉन वायलेंस की बात करता हूं, अगर कहीं पे भी वायलेंस होगा तो मैं यहां पे आप लोगों के साथ स्ट्रगल नहीं कर पाऊंगा। बाय द मासेस स्पेशली द चौरी चौरा इंसिडेंट इन 1922। चौरी चौरा जो इंसिडेंट हुआ 1922 में होता है भाई, और 1922 में जो इंसिडेंट होता है इसमें 23 पुलिसमैन को क्या करा जाता है, चौरी चौरा के नाम की जगह पे क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, जिसके कारण नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है पूरी तरीके से क्या करा, गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया। पहला तो एक रीजन हो गया गुर्जरवाला बम कांड, दूसरा क्या हो गया, चौरी चौरा में जो पुलिसमैन को यहां पे किल किया गया। वेयर द पीपल क्लैश्ड विद पुलिस सेटिंग अ पुलिस स्टेशन ऑन फायर। गांधी जी फेल्ट दैट द पीपल वर नॉट येट रेडी फॉर द मास स्ट्रगल। अभी भी हम लोग बात करें तो वो स्ट्रगल के लिए तो तैयार है मगर मास स्ट्रगल के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भीड़ इकट्ठा हो रही है तो भीड़ क्या कर रही है, वो आक्रोश में चले जा रही है, वायलेंस में चले जा रही है। गांधी जी इन्हीं सब बातों का समर्थन नहीं करते थे, सपोर्ट नहीं करते थे। एंड दैट सत्याग्रही इज नीडेड टू बी प्रॉपर्ली ट्रेन्ड फॉर नॉन वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशन। तो उन्होंने कहा जो भी सत्याग्रही रहेंगे उनको अभी मैं ट्रेंड करूंगा, तभी जाके क्या होगा भाई, यहां पे गांधी जी का जो स्ट्रगल है वो मास स्ट्रगल में कन्वर्ट हो पाएगा, क्योंकि गांधी जी चाहते थे यहां पे नॉन वायलेंट सत्याग्रह होना चाहिए, मतलब किसी भी तरीके से वायलेंस का नाम नहीं आना चाहिए। बट सर एक बार फिर से हमें टाइमलाइन याद करवा दीजिए, एग्जाम में अगर आ गया तो फिर हम क्या करेंगे। तो चलो बेटा एक बार फिर से हम लोग टाइमलाइन की बात कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले 1910 साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने क्या करा भैया, एक स्ट्रगल किया, ठीक है, रिवॉल्ट किया, ठीक है। उसके बाद 1915 में वो इंडिया आ गए। 1916 में क्या होता है सर, तो ये इंडिया आ गए 1915 में। 1916 में क्या होता है सर, इंडिगो रिवॉल्ट होता है। 1917 में क्या होता है सर यहाँ पे, तो दूसरा यहाँ पे होता है खेड़ा रिवॉल्ट, ठीक है। 1918 में क्या होता है, अहमदाबाद मिल वर्कर के साथ रिवॉल्ट, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद 1919 में क्या होता है सर, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद 1920 में क्या होता है सर यहाँ पे, तो 1920 में खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है। 1922 में क्या होता है सर यहाँ पे, तो चौरी चौरा कांड हो जाता है। यहां तक के क्लियर है क्या आप लोगों को सभी को। अब गांधी जी कहां पे और रोल में आते हैं, एक्टिवली रोल में कहां पे आते हैं, तो 1931 की जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है सेकंड वाली, उसमें गांधी जी एक्टिव रोल में आते हैं 1931 में। उसके बाद हम लोग बात करें यहां पे 1932 में क्या होता है सर, तो पूना पैक्ट होता है, उसमें गांधी जी का एक्टिव रोल था। उसके बाद कहां पे गांधी जी का एक्टिव रोल आता है सर, तो 1942 में एक्टिव रोल आता है सर, किसमें, तो ये आता है क्विट इंडिया मूवमेंट में, ठीक है भाई। तो इतने सारे जो ईयर्स है वो एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, गांधी जी से रिलेटेड सारे के सारे ईयर्स मैंने आपको यहां पे बता दिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में काम आने वाले आपके। ओके आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हम लोगों को, यहां पे क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज मीन बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्य का आग्रह करना सत्याग्रह होता है। सारी चीजें जो है यहां पे नॉन वायलेंस फॉर्म में होनी चाहिए और सही कहने के लिए हमें डरना नहीं चाहिए। तो ये बातें किसने कही, पूजनीय बापू जी ने कही। क्या कहा इनने, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह इंप्लाइज अ यूनिक मेथड ऑफ मास एजिटेशन। अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है तो भी आप सत्याग्रह करें, मतलब वो मुन्ना भाई एमबीबीएस में बोलता है कि एक गाल पे चाटा मार दे तो दूसरा गाल ऑफर कर दो, वो उसी तरीके से यहां पे सत्याग्रह की बात चल रही है दोस्तों। दैट एम्फेसिस द पावर ऑफ ट्रुथ एंड नीड टू सर्च द ट्रुथ। क्या बोल रहा है यहां पे, सत्याग्रह में दो पॉइंट इंपॉर्टेंट बोले इनने। पहला कि पावर ऑफ ट्रुथ, ठीक है, और नीड ऑफ सर्च, ठीक है। ओके चलिए, तो इस सत्याग्रह को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं।
पॉट को आज नो बोलना है। क्या बोलना है? पॉट को आज नो बोलना है। पॉट का मतलब क्या हो गया? पावर ऑफ ट्रुथ। और नॉस का मतलब क्या हो गया भैया? नीड ऑफ सर्च। नीड ऑफ सर्च किसकी करनी है सर? यहां पे ट्रुथ की करनी है। इट सपोर्ट द बिलीव दैट इफ द कॉज इज ट्रू, अगर मान लेते हैं रीजन सही है, अगर रीजन सही है, द स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, तो फिर आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और आप जो है बात उठा सकते हैं किसके अगेंस्ट में? इनजस्टिस के अगेंस्ट में। इनजस्टिस कहां हो सकता है सर? तो ये हमेशा होता है लॉ के अगेंस्ट में जाने पे ही इनजस्टिस होता है। देन देयर इज नो नीड फॉर फिजिकल फोर्स टू फाइट द ऑपरेसर। उन्होंने कहा कि जब आप सही है, आपके साथ गलत हो रहा है, तब आपको बिल्कुल भी फिजिकल फोर्स की आवश्यकता नहीं है। यहां पे किस चीज के लिए? अपनी बात रखने के लिए। इन दिस पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर हैव टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रुथ इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रुथ। भैया उसको सच देखने दिया जाए, उस पे सच थोपा नहीं जाए, उस पे प्रेशराइज करके उसको मनाया नहीं जाए। क्यों? क्योंकि अगर वो मान भी जाएगा तो कुछ दिनों के लिए मानेगा, बट यहां पे गांधी जी बोले जब उसको दिखने लगेगा तो वो हर चीज में क्या करेगा? आपकी एक्सेप्टेंस देगा थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस। अब वायलेंस तो करना ही नहीं है भाई, यहां पे फिजिकल फोर्स इस्तेमाल नहीं करना, गांधी जी ने मना किया। बाय दिस स्ट्रगल ट्रुथ वाज बाउंड टू बी विक्टोरियस। इन्हें कहा इसके कारण ही जो है ट्रुथ क्या हो सकता है? जीत सकता है। सत्य की यहां पे जीत होगी जब आप फिजिकल फोर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। और क्या नहीं करेंगे सर? यहां पे किसी भी तरीके से वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। करना क्या है? सर्च ऑफ ट्रूथ करना है, और दूसरा क्या करना है? नीड ऑफ सर्च ऑफ ट्रूथ करना है। सिर्फ दो काम करने। इसी के तरीके से गांधी जी ने बहुत आसान से शब्दों में क्या बता दिया भाई? सत्याग्रह क्या होता है, सत्य का आग्रह क्या होता है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है समाप्त होता है। अब हम लोग आते हैं एक बहुत बड़े कांड पे जिसको हम लोग बोलते हैं जलियांवाला बाग मसैक्रे। जलियांवाला बाग मसैक्रे की कहानी हम लोगों को ऑलरेडी पता है। जनरल डायर ने एंट्री गेट पे क्या करा भाई? खड़े होके बोला कि यहां से निकल जाइए, मगर समय बहुत कम दिया और उसने एंट्री गेट पे आंख बंद करके अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। ठीक है, यह घटना है 13 अप्रैल 1919 की। कुछ लोग वहां पे बैसाखी मनाने गए थे, कुछ लोग यहां पे रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने गए थे और दो लोगों को अरेस्ट किया गया था जिनका नाम था डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। तो यहां पे कुछ लोगों को यहां पे बिना मतलब के मार दिया गया। यहां पे एक फ्रीडम फाइटर का जन्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं भगत सिंह। क्या नाम है भैया उनका? भगत सिंह। तो भगत सिंह की कहानी हम लोगों को याद होनी चाहिए क्योंकि ये फ्रीडम फाइटर जो है इन्हीं के कारण कहीं ना कहीं देश आजाद हुआ। इसमें हम लोग अगर मॉडरेट्स की बात करते हैं वो भी यहां पे इक्वली इंपॉर्टेंट है जितने की यहां पे जो एक्सट्रीमिस्ट है वो यहां पे इंपॉर्टेंट है। तो जलियांवाला बाग मसैक्रे में एंट्री करने से पहले हमें अप्रैल की कुछ डेट याद हो जानी चाहिए भाई। पहली हो गई भाई यहां पे 6 अप्रैल 1919, ठीक है। उसके बाद 10 अप्रैल 1919, उसके बाद यहां पे याद करना है 13 अप्रैल 1919, ठीक है भाई। और यहां पे प्रोटेस्ट होता है किसके अगेंस्ट में? रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में। इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट होने के कारण ही कहीं ना कहीं जलियांवाला बाग मसैक्रे होता है। तो ये डेट्स याद रखिएगा दोस्तों बिल्कुल यहां पे, ओके। तो ये डेट्स जो है वो बहुत ज्यादा यहां पे इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कांड हुआ है जलियांवाला बाग मसैक्रे का, हमें रीजन तो समझ में आ गया सर, रॉलेट एक्ट ही कहीं ना कहीं रीजन था और गांधी जी ने इसके लिए प्रोटेस्ट भी स्टार्ट किया था जिसको हम लोगों ने कहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। चलिए समझते हैं। ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। 13 अप्रैल 1919 को यह हत्याकांड होती है। On that day, a large crowd was gathered in the enclosed ground of जलियांवाला बाग। क्यों? क्योंकि पूरे पंजाब में अमृतसर नाम की जो जगह है, अमृतसर में एक बड़ा सा पार्क था जो कि था जलियांवाला बाग। Some came to protest against the government news repressive measures। तो अलग अलग repressive measures जो गवर्नमेंट यूज कर रही थी उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने कुछ लोग आए थे। Others had to come to attend the annual बैसाखी फेयर। और आधे लोग क्या करने आए थे? एनुअल बैसाखी फेयर जो है वो सेलिब्रेट करने आए थे। Being from outside the city, many villagers were unaware of the martial law। बहुत सारे लोग जब बाहर से आए थे तो उनको ये नहीं पता था कि यहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है। That had been imposed। Dyer entered the area, blocked the exit points and opened fire on the crowd। भैया डायर गया
उसने एंट्री पॉइंट को रोका और यहां पे सब पे अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी, किलिंग हंड्रेड्स। हिज ऑब्जेक्टिव एज ही डिक्लेयर्ड लेटर वाज टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट। कहीं ना कहीं लोगों के जहन में, दिमाग में डर फैलाने का मेन काम था किसका? जनरल डायर का। इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज अ फीलिंग ऑफ द टेरर एंड द एव। ठीक है, तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं टेरर क्रिएट करने के लिए जलियांवाला बाग मैसाकर में बहुत सारे लोगों को किल कर दिया यहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे साइमन कमीशन की बात करते हैं। क्या था साइमन कमीशन, कैसे साइमन कमीशन के बारे में हम लोग को डिक्लेयर करना है। तो 1927 में साइमन कमीशन आता है, बट कहा गया था कि कमीशन हर 10 साल में आएगा, यह कहा गया था। सबसे पहला जो कमीशन आया वो कमीशन आता है किस नाम से, ये एग्जाम में याद रखिएगा दोस्तों। पहला कमीशन आता है यहां पे, पहला मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से। चलिए, दूसरा आता है मॉन्टेगू क्लैंसफोर्ड नॉर्म से। अब ये हर 10 साल में आना चाहिए, तो ये आ गया 1909 में, ये आ गया 1919 में। अब कब आना चाहिए दोस्तों? ये 1929 में आना चाहिए, बोलो हाँ या ना। बट ये आ गया 1927 में। सर जॉन साइमन यहां इंडिया में आते हैं और जॉन साइमन का वेलकम किया जाता है ब्लैक फ्लैग से। किसे कहा जाता है? ब्लैक फ्लैग से कहा जाता है इसमें गो बैक साइमन। ओके चलिए, बट इसमें हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है उनकी मौत हो जाती है। एक फ्रीडम फाइटर का नाम बता देता हूं मैं, लाला लाजपत राय। ठीक है, अब यहां से और ज्यादा एग्रेशन जो है किसके अगेंस्ट में स्टार्ट हो जाता है भाई? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में यहां पे स्टार्ट हो जाता है। चलिए, तो हम लोग समझते हैं कि भैया साइमन कमीशन क्या था, क्या लिखेंगे हम लोग एग्जाम में इसका आंसर। चलिए समझते हैं। द साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन इंडिया इन 1928। कब अपॉइंट किया गया? 1928 में। दिस कमीशन कंसिस्टेड ऑफ 7 मेंबर्स। कितने लोग थे इसमें? साइमन कमीशन में 7 मेंबर्स थे, एंड इट्स चेयरमैन वाज सर जॉन साइमन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमीशन वाज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। इंडिया के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला था उसमें सारा का सारा सिस्टम कैसा रहेगा उसको चेक करने के लिए यहां सर जॉन साइमन को बुलाया गया था। बट नेशनलिस्ट इन इंडिया अपोज द कमीशन। क्यों भैया यहां पे कमीशन का अपोज किया गया? बिकॉज इट हैज नो इंडियन मेंबर। इसमें कोई भी इंडियन मेंबर ना होने के कारण इसका अपोज किया गया। तो मॉन्टेगू क्लैंसफोर्ड रिफॉर्म या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म की बात करें, उन दोनों में इंडियन मेंबर थे, बट अगर साइमन कमीशन की बात करें इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो यहीं से कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग जॉइंटली डेमोन्स्ट्रेटेड अगेंस्ट इट। इसीलिए कांग्रेस मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस और यहां पे जो मुस्लिम लीग है दोनों ने ही प्रोटेस्ट किया सर जॉन साइमन का यहां पे। When the Simon Commission arrived in India, it was greeted with, उनका वेलकम किया गया, आइए सर, कैसे आइए? गो बैक साइमन नाम से आइए, मतलब वापस जाओ साइमन, वापस जाओ साइमन। ओके चलिए, तो यहां तक के कहानी जो क्लियर होती है हम लोगों को साइमन कमीशन के बारे में। अब यहां पे एक क्वेश्चन आ रहा है जो कि देखा जाए तो एक इमेजिनेशन वाला क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया कंपेयर द इमेज ऑफ भारत माता in this chapter and with the image of the Germania in the चैप्टर नंबर 1। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में जर्मेनिया का जो पूरा का पूरा पिक्चर था उसको कंपेयर करना है हमें यहाँ पे भारत माता से। चलिए हम लोग इसको कंपेयर करते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ द इमेजेस ऑफ भारत माता विद द इमेज ऑफ जर्मेनिया। नंबर 1, द इमेज ऑफ जर्मेनिया सिंबलाइजेस द जर्मन नेशन। जाहिर सी बात है जर्मेनिया की जो इमेज है वो क्या शो करेगी? जर्मन नेशन के बारे में। वेयर एज द भारत माता रिप्रेजेंट्स द इंडियन नेशन। चलिए एक तो यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ गया। दूसरा, द इमेज ऑफ भारत माता इज different from that of Germania in the sense that former reflect the religious basis of its making। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहां पे रिलीजन को बेसिस बनाया गया। कहां पे भाई? यहां पे कहा गया from that of Germania in the sense that former reflects द रिलीजियस बेसिस ऑफ इट्स मेकिंग। कहीं ना कहीं रिलीजन के बेसिस पे भी यहां पे ये इमेजेस जो है वो बनाई गई थी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। नेक्स्ट बोलता है द इमेज ऑफ भारत माता पेंटेड बाय अबींद्रनाथ टैगोर। तो भारत माता की जो इमेज है वो किसने प्रिंट करी भाई? तो अबींद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है ना, पेंट करी। इज बेस्टोर्ड विथ लर्निंग, फूड, क्लोथिंग एंड सम एस्थेटिक क्वालिटी आल्सो। तो बहुत सारी चीजें इसमें
ऐड करी गई, जैसे कि इसमें लर्निंग, दूसरा फूड, तीसरा क्लोथिंग और चौथा जो है वो हो गया एस्थेटिक क्वालिटी। इन अनदर पेंटिंग वी फाइंड माता होल्डिंग त्रिशूल एंड स्टैंडिंग बिसाइड अ लायन एंड एलिफेंट, सिंबल ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। अब जो अनदर पेंटिंग है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं भारत माता की, जिसमें कि त्रिशूल है और कहीं ना कहीं यहाँ पे लॉयन है बिसाइड, मतलब पीछे लॉयन है, और यहाँ पे एलिफेंट सिंबल करता है पावर और अथॉरिटी का। जर्मेनिया एज अ फीमेल फिगर इज स्टैंडिंग अगेंस्ट बैकग्राउंड ऑफ द ट्राई कलर फैब्रिक, और जर्मेनिया की बात करते हैं तो ये ट्राई कलर फैब्रिक के सामने खड़े हैं। ऑफ द नेशनल फ्लैग शी इज वियरिंग अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स, तो यहां पे क्या है, क्राउन ऑफ ओक लीव्स उन्होंने पहना हुआ। एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म, और ये जो ओक लीव्स है ये क्या शो करता है, यहां पे हीरोइज्म को रिप्रेजेंट यहां पे करते हैं। तो इस तरीके से जो डिफरेंस है हमें समझ में आया जर्मेनिया और भारत माता की इमेज में। तो इस तरीके से हमने पूरे एंटायर चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन, जो कि बेसिक बैकबोन है किसी भी एग्जाम का 10th बोर्ड में, तो ये बेसिक बिल्कुल ही रहेगा, हमेशा रहेगा, इसको हम लोग हटा नहीं सकते। इसके बेसिस पे आप और सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन बनाने की कोशिश जरूर करें और रिटर्न वर्क आप ज्यादा से ज्यादा करें दोस्तों। यहां पे ऐसे ही जानदार और शानदार वीडियोस के बने रहने के लिए करना है एक छोटा सा काम, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी सारी चीजों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है और आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर गिवन है। भारत माता को हम लोगों को याद रखना है, क्यों? क्योंकि फ्रीडम फाइटर्स के बलिदान के कारण ही आज हम लोग यहां पे स्वतंत्र भारत की एक कल्पना कर पाए हैं और स्वतंत्रता के साथ हम लोग यहां पे काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।